बाबू, बीसीसीएल का भी एग्जाम पास ही में आ गया है, कुछ ही दिन में डेट डिक्लेयर हो जाएगा। मेरे चैनल में ऑलमोस्ट सब चीजें, कुछ माइनिंग मशीनरी का हम कहीं कहीं वीडियो में बताए थे। हम ये सोचे कि हम माइनिंग मशीनरी पे 4-5 वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग को इससे संबंधित कोई दिक्कत ना हो। तो हम चालू कर रहे हैं, 3-4 पार्ट में खत्म करेंगे माइनिंग मशीनरी। तो माइनिंग मशीनरी, माइनिंग तो अंडरग्राउंड में भी होता है, ओपन कास्ट में होता है, अंडरग्राउंड में भी लॉन्गवाल सिस्टम से होता है, बोर्ड एंड पिलर सिस्टम होता है। तो सबके लिए अलग अलग मशीनरीज है। और यहाँ जो हम मशीनरीज देखेंगे वो हम इम्पोर्टेंट वाला ले रहे हैं, जो ज्यादातर यूज होता है एक, और जो आपको एग्जाम में आएगा। ये नहीं कि आप बोलेंगे सर गैदरिंग आमलोडा भी यूज ना होता और रूपोल्टर भी आ गया, वो सब नहीं लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मशीन हम लेंगे जो ज्यादातर यूज होता है। तो हम सबसे पहले लेंगे अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर मशीनरीज, कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं पहले नाम देख लेते हैं, फिर एक 1 बाय 1 बोर्ड एंड पिलर का देख लेते हैं, लॉन्गवाल का देख लेते हैं, सरफेस ओपन कास्ट माइन का जिसको सरफेस माइनिंग बोलते उसका देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 सब मशीन को लेंगे। तो अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर में जो मशीनरीज यूज होता है मेनली, आप नाम सुनेंगे कंटिन्यूस माइनर, सीएम जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूस माइनर। ये मैकेनिकली कोल कटर एंड लोडर है, मैकेनिकली कटर लोडर है। कटर लोडर का मतलब क्या है, कोयला को भी काटता है और लोड भी करता है। इसके बाद चेन कन्वेयर लगा होता है, उसके बाद बेल्ट कन्वेयर के थ्रू कोयला बाहर चले जाता है। ये मैकेनिकली कोल कटर लोडर है, मैकेनिकली कटर लोडर है। ठीक है, कंटिन्यूस माइनर। ये गैलरी से हेडिंग से, गैलरी नहीं बोलेंगे, हेडिंग से कोयला को काटता है, लोड भी करता है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट और डिप्लोइंग दोनों में इस्तेमाल होता है। तो कंटिन्यूस माइनर हुआ। दूसरा कौन सा मशीन ज्यादातर यूज होता है, आपका एसडीएल, साइड डिस्चार्ज लोडर। ये चेन माउंटेड होता है, जिसको क्राउलर माउंटेड भी बोलते हैं, टेक्निकली क्राउलर माउंटेड बोलते हैं। ठीक है, चेन माउंटेड। इसी का एक जोड़ी भाई है एलएचडी, लोड हाल डंपर। लोड एल से लोड, एच से हाल और डी से डंपर, लोड हाल डंपर। और ये साइड डिस्चार्ज लोडर, ये टायर माउंटेड व्हीकल होता है। ठीक है, 1 बाय 1 सबका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो ये लोडिंग के लिए, ये तो 2 प्योरली लोडिंग मशीन है, लेकिन ये कंटिन्यूस माइनर कटिंग प्लस लोडिंग मशीन है। ठीक है, मतलब कोयला भी काटता है। ये इको फ्रेंडली है, ये एक्सप्लोसिव के यूज को इलिमिनेट कर देता है। तो जो हजार्ड्स या डेंजर्स एक्सप्लोसिव से होता है वो बच जाता है। रूप भी डिटोरेट नहीं होता है, रूप कंडीशन अच्छा रहता है, एक्यूरेसी हम ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं, सेलेक्टिव माइनिंग कर सकते हैं, देखेंगे। और यही बात हम सरफेस माइनर के जब ओपन कास्ट में जाएंगे तो भी लागू होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप कंटिन्यूस माइनर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ कई बार जो हम बताए कि कंटिन्यूस माइनर होगा, वो कोयला काटेगा, लोड करेगा, चेन कन्वेयर होगा, चेन कन्वेयर से वो बेल्ट कन्वेयर में जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, शटल कार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शटल कार कुछ नहीं है, अरे एक छोटा सा डिब्बा होता है, वो डिब्बा में लोड, जैसे अपन छोटा सा डंपर समझ लीजिए, वो उसके अंदर भरा, ये कंटिन्यूस माइनर लोड कर देगा, उसको ले जाके दूर में बेल्ट होगा वहां ले जाके गिरा देगा। तो शटल कार भी अंडरग्राउंड में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो शटल कार है, ये सबसे ज्यादा मेटल माइनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, अंडरग्राउंड में भी होता है। और क्या यूज होता है बेटा, ये एसडीएल एलएचडी जहां चल रहा है, तो ये तो कोयला को सब लोडिंग मशीन है। तो लोडिंग मशीन है, तो इनको कोयला ब्रेकेज करके देना होगा, कोयला तोड़ के देना होगा ना। तो जो कोयला तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ब्लास्टिंग करके। इसमें तो ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस माइनर, इनमें तो ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग कौन चीज से करेंगे आप, कोल ड्रिल से। कैसे करेंगे बेटा, कोल ड्रिल से। कोल ड्रिल का भी देखेंगे। हाँ, 1 2 3 4। और क्या देखे होंगे बेटा, रोड हेडर 3 4 5, ये हो गया 6। ठीक, रोड हेडर
ये भी हेडिंग में चलने वाला मशीन है। रोड हेडर, इसी का एक जोड़ीदार भाई होता है डिंट हेडर, इनके भी देखेंगे 2-2 4-4 लाइन में, ठीक है। इसके अलावा कन्वेयर या रोडवे कन्वेयर जिसको बोलते हैं, बेल्ट कन्वेयर, ये सब उसी में आता है, ठीक है। और क्या अंडरग्राउंड में मशीनरी देखे आप, पंप्स देखे हैं, बिना पानी डिवाटरिंग किए आप काम कर सकते क्या, नंबर जो भी होगा, पंप्स लिख दे रहा हूं, नंबर अपना लिख लीजिएगा, पंप्स देखे होंगे। ये सब जो मशीनरीज है ये अंडरग्राउंड में यूज होने वाला मशीनरीज है। और एक रेगुलेशन आप लोग को 100 बताए थे, क्या बताए थे 100, उसमें एक और मशीनरी का नाम बताए थे लोकोमोटिव। और लोकोमोटिव क्या होता, वहां पर हम आप लोग को कई जगह बताए हैं लोकोमोटिव्स, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, डीजल ड्रिवन और इलेक्ट्रिकली ड्रिवन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है उसको ट्राली वायर लोकोमोटिव बोलते हैं। डीजल वाला को अंडरग्राउंड कोल माइंस में इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम कई बार चर्चा किए। और ये लोकोमोटिव के कई बार बताया होगा कि इसको यूज करना है अंडरग्राउंड बिलो ग्राउंड माइंस में, तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना है। इसका ट्रैक का ग्रेडियंट नॉट मोर देन 1/15 रहेगा, कुछ कुछ कहीं कहीं बताए होंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मशीन है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सब जितना लिखाए हैं इनका हम चर्चा करेंगे कि अंडरग्राउंड में ये मशीनरीज है जिनका हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बहुत और भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अब बोलेंगे सर गेटर बॉक्स भी तो मशीनरी के डेफिनेशन में आ जाता है, वो गैदरिंग आर्म लोडर भी आ जाता है, फलनमा भी आ जाता है, तो बहुत आता है। आप लोग तो पढ़ रहे हैं, हम अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में काम किए, तो हो सकता है आपको ज्यादा मालूम हो, मुझे कम हो, लेकिन मुझे भी पता है, ठीक है। ये आपके लिए जरूरी का है, ठीक। ये हो गया अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर मशीनरीज। अब हम देखते हैं अंडरग्राउंड लॉन्गवाल मशीनरीज, मिटाने वाला अंडरग्राउंड लॉन्गवाल मशीनरीज, इसमें भी बहुत सारा है, लेकिन हम जो आप लोग के लिए जरूरत का है उतना ही हम यहां पर चर्चा करेंगे 1 by 1। नेक्स्ट अभी पहले नाम तो देख ले, शेयरर, ठीक है। शेयरर भी 2 टाइप का होता है, कई बार हम बताए हैं, सिंगल ड्रम शेयरर और डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर। शॉर्ट और डट बताएंगे, सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर। जब शेयरर का चर्चा करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा कोल प्लाउ, ये जिसको सिंपली प्लाउ बोलते हैं, AFC आर्मर्ड फेस कन्वेयर और पावर्ड सपोर्ट। पावर्ड सपोर्ट एक बार हम वीडियो में आप लोग को पावर्ड सपोर्ट का पिक्चर दिखाए थे, फोटो दिखाए थे, पावर्ड सपोर्ट कैसे होता है। हम सिंगरनी कॉलरिज कंपनी लिमिटेड में लॉन्गवाल पेस पे पावर्ड सपोर्ट भी देखे थे और शेयरर भी देखे थे और ऑपरेशन भी उसका देखे हैं। तो ये पावर सपोर्ट लॉन्गवाल पेस का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम है। ये वॉकेबल भी होता है, ठीक है, वॉकिंग सपोर्ट है ये। और उसके अलावा फ्रिक्शन प्रॉप है, हाइड्रोलिक प्रॉप है, वो भी यूज होता है, ठीक है। बट दिस इज द मेन सपोर्ट ऑफ लॉन्गवाल। तो हम मोटा मोटी इतना ही लॉन्गवाल में माइनिंग मशीनरीज में देखेंगे, बाकी इसमें हम और ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, इतना ही चर्चा करेंगे। इतना कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा माइनिंग के स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं ओपन कास्ट मशीनरीज के बारे में। ओपन कास्ट मशीनरीज जो सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग में हम कई बार बताए हैं कि 4 टाइप का हम ओपन कास्ट में मशीनरीज इस्तेमाल करते हैं, मेनली 4 टाइप का। अब स्क्रैपर भी होता है, ठीक है, तो वो अब क्रशर अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, चाहे आपका बोर्ड एंड पिलर हो, चाहे लॉन्गवाल हो, क्रशर सब जगह इस्तेमाल होगा, वो सरफेस पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो वो कॉमन मशीनरीज है। मेनली ओपन कास्ट में जो मशीनरी 4 टाइप का यूज होता है, एक होता है एक्सकावेटर्स, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट या ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी या हॉलिंग मशीन्स,
तीसरा होता है रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस वाला मशीनरीज, और चौथा होता है ड्रिल मशीन्स। और मशीनरीज इन ओपन कास्ट माइंस और मशीन यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस का ओपन कास्ट मशीनरीज के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर बहुत डिटेल हम चर्चा किए, सब लंबा चौड़ा नहीं बताए लेकिन बताए हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के मशीनरीज बताए। एक्सकावेटर्स, ठीक है, एक्सकावेटर में 2 टाइप का होता है, एक सिर्फ प्योरली लोडिंग मशीन होता है और एक कटर लोडर होता है। जैसे सरफेस माइनर आपका क्या करता है, कोल कटिंग करता है। हमारे देश में सिर्फ मैक्सिमम जो सरफेस माइनर कोयला को काटता है। ये भी इको फ्रेंडली माइनिंग का एक एग्जांपल है। ये ब्लास्टिंग को एलिमिनेट कर देता है, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव को एलिमिनेट कर देता है, वाइब्रेशन है, फ्लाई राख है, ये सारा जो चीज है इससे क्या होगा, बचत हो जाएगा। गांव घर आसपास में है, वहां पर यदि हमको ब्लास्टिंग करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। वो सब प्रॉब्लम्स को हम टेक ओवर कर सकते हैं यदि हम सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। ब्लास्टिंग नहीं करना है, वाइब्रेशन नहीं होगा, फ्लाई राख नहीं होगा, गाँव घर वाला आके कहीं हल्ला करेगा, कुछ और नहीं करेगा। ठीक है, और आप बढ़िया से कोयला काट लीजिएगा, उसको पेलोडर के थ्रू जो कटिंग कोल है उसको डंपर में लोड कर दीजिएगा। और जो एडवांस्ड कंट्रीज है वहां पे इसके साथ भी चेन कन्वेयर होता है, चेन कन्वेयर सीधा बेल्ट कन्वेयर में जाके डाल देता है। ठीक है, कई सिस्टम है इसके भी। सरफेस माइनर ये हो गया। आपका बकेट व्हील एक्सकावेटर जो सॉफ्ट कोल होता है, सॉफ्ट रॉक के लिए, सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन के लिए हम बकेट व्हील एक्सकावेटर इस्तेमाल करते हैं। बकेट व्हील एक्सकावेटर क्या होता है बाबू, कुछ नहीं, ढेर सारा एक राउंड सर्कल में ड्रम रहता है, उसमें ढेर सारे बकेट लगे रहते हैं और चक्री में रहता है। वो काटते कोयला या सॉफ्ट रॉक है, जैसे लिग्नाइट होता है वैसे को काटता है, बकेट में भरता है, सीधा चेन कन्वेयर में डालता है, चेन कन्वेयर से पीछे में आपका बेल्ट कन्वेयर है, वहां जाकर के कोयला बाहर हो जाएगा। बकेट व्हील एक्सकावेटर तो ये मैकेनिकली कोल कटर लोडर का एग्जांपल है। इसके अलावा आपका सावेल लोडिंग मशीन है। बेको भी सावेल के ही कैटेगरी का मशीन है, अलग मत समझना बेको को। ठीक है, रोप सावेल जो इलेक्ट्रिकल सावेल होता है, और ये जो बेको डीजल रहता है। ठीक है, आप एकरा भी डिजाइन कर दीजिए बिजली चलने के लिए तो हो जाएगा। ठीक है, ये सब सावेल के कैटेगरी वाला है। ड्रैग लाइन होता है, ये इंटरमीडिएट बेंच में इस्तेमाल होने वाला मशीन है, बताएंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी क्या हुए, एक्सकावेटर्स हुए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट या हालिंग इक्विपमेंट में क्या आता है, बेल्ट कन्वेयर या डंपर। हमारे देश में ज्यादातर डंपर इस्तेमाल होता है, बेल्ट कन्वेयर कुछ ही जगह में होता है। इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम OCP3 हम सिमरनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड में देखे थे जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, आज से 40 साल पहले। ठीक है, तो आज से 40 साल पहले वहां देखा था, बहुत बढ़िया। वहीं पे स्प्रेडर भी देखे थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन पिट मतलब पिट के अंदर, पिट मतलब माइंस के अंदर। पिट का सिर्फ सॉफ्ट से मतलब मत निकालना माइनिंग वाले बच्चे लोग, माइन से मतलब इसका ज्यादातर होता है, पिट का मतलब सॉफ्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन इन पिट मतलब पिट के अंदर मतलब माइंस के अंदर, इन पिट क्रशिंग, माइंस के अंदर क्रशिंग कर रहे हैं। कन्वेइंग मतलब ट्रांसपोर्ट करना। तो इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम क्या होता है, आप वो भी हो चाहे कोल हो, कोल के लिए अलग रहता है, वो भी के लिए अलग रहता है। क्रशर बना है माइन के अंदर ही, बड़ा बड़ा माइन में होता है, छोटा छोटा माइन में नहीं होता बेटा, जो मिलियन टन करता है, 40 मिलियन टन, 50 मिलियन टन, वो सब के लिए होता है। ठीक है, तो वहीं पे क्रशर बना के माइन के अंदर रखा, डंपर में लेकर के मटेरियल आएंगे, उसको वहां क्रश करेंगे और क्रशिंग करके बेल्ट के थ्रू उसको सरफेस पे भेज देंगे। वहां रिसीव करेगा स्प्रेडर, बड़ा लंबा चौड़ा मशीन होता है, वो स्प्रेडर में जाएगा, वो ऐसा ऊपर में 100 फीट ऊपर में आपका ऑपरेटर बैठ रहेगा। हाँ, एक ऐसा बूम रहता है, वो आएगा उधर से बेल्ट के थ्रू, वहां गया और वो ऐसा ऐसा स्प्रेड करते रहता है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, और आपका प्रॉपर वे में बेंच बना देता है, काहे का,
ओबीडम का, ठीक है, स्प्रेडर भी होता है। ये हो गया ट्रांसपोर्टिंग वाला हो गया। रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस में दो ही इक्विपमेंट हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, डोजर और ग्रेडर। ड्रिल मशीन के बारे में आप जानते ही हैं। ड्रिल मशीन के बारे में कई बार बहुत सारी चर्चा भी किया है, मेरा ओपन कास्ट वाला प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके देखना। आपको जो ड्रिल का एक्चुअल एक बताए हैं, डंपर का एक मेरा एक्चुअल है, 26,000 आदमी देखा है डंपर का। एक मेरा लाइव वीडियो था, फील्ड में जाकर के हम बताए थे डंपर के बारे में, तो डंपर का भी देख लीजिएगा, उसमें सारे सेफ्टी फीचर्स को छू छू के दिखाया है। ये हो गया। इसके अलावा आपका जैसे पंप्स, अरे पंप्स अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, कॉमन है, क्रशर कॉमन है, यही सब ना पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर का एक मशीनरी ले रहे हैं जिसका नाम है एसडीएल या एल। बाबू हम 1 बाय 1 एक मशीन लेंगे, तो बोला एलएसडी से चालू करते। अंडरग्राउंड का ये मशीनरीज है एलएसडी, लोड हाल डंपर। इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, इन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखना, काम भर का चीज रखना। किस टाइप के ग्रेडियंट कितना रहेगा, तो वहां पर हम एलएसडी इस्तेमाल करेंगे। एलएसडी जहां पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह का ग्रेडियंट नॉट मोर देन 1/7। कितना बाबू? नॉट मोर देन, ये नॉट मोर देन का सिंबल है, नॉट मोर देन 1/7। लेकिन मुझे एग्जाम में आ गया डिग्री में, तो अब क्या करूं? मैं तो नॉट मोर देन 1/7 एकदम पढ़ लिया था, सुन के चले गया था। क्या वजह? सुन रहा है ना, सुनो ना बढ़िया से। ग्रेडियंट नॉट मोर देन 1/7 कैसे निकालेंगे इसको डिग्री में? अरे बाबू ऐसे पढ़े थे, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या बताए थे? tan थीटा, देखो इसका हम कई फार्मूला बताएंगे, ऐसा टी लिखते ऐसा। ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर है। ये क्या हुआ? बेस। टी ऐसे नहीं बनाते, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा हुआ ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां कितना दिया? 1 परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया है 7। तो हमको निकालना है थीटा। क्यों नहीं लिख रहा बेटा? थीटा मतलब एंगल, डिग्री में निकालेंगे। थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/7। तो थीटा में आपका क्या निकल जाएगा? डिग्री में निकल जाएगा। अब कर लेना, कितना आएगा हमको बता देना, ठीक। tan इनवर्स 1/7 कर देना साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो यहां पर डिग्री में इससे ज्यादा ग्रेडियंट रहेगा तो आपको इस एलएचडी इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब 1/6, 1/5, 1/4 में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ये बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि टायर माउंटेड व्हीकल है। ठीक, आगे चलते। कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? ये कंबस्टिबल मटेरियल या इनफ्लेमेबल मटेरियल से नहीं बना होना चाहिए। क्या बोला? नहीं बना होना चाहिए। मीन्स LHD shall not be constructed of combustible or inflammable material. Not बोल रहा बेटा, not नहीं। LHD shall not be constructed of inflammable or combustible material। ठीक, आगे बढ़ते। फिटिंग्स और क्या बोल रहा है? सेफ्टी डिवाइसेस। मोटा मोटी आपका जितना भी अंडरग्राउंड मशीनरीज है उसमें सभी में सेफ्टी डिवाइसेस मोटा मोटी यही रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस माइनर होगा तो उसमें 1-2 एक्स्ट्रा हो जाता है। LMD लगा देते हैं कंटिन्यूस माइनर में, डस्ट स्क्रबर लगा देते हैं, ठीक है। वाटर कटिंग, जो कटिंग और वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट उसको इंटरलॉक करते हैं, वो एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन बाकी सब चीज रहेगा। आप सेफ्टी डिवाइसेस बोले या फिटिंग्स क्या क्या लगा रहना चाहिए ये मशीन में सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपको सेफ्टी को देखना है, ठीक। रेगुलेशन 126 पढ़ाए थे, अभी ये 100% इंपॉर्टेंट पर ACCL में भी बताए हैं, उसके पहले भी कोई उधर सुपर धमाका में बताए होंगे। रेगुलेशन 126 रूफ कैनोपीज आर्क कैप्स लिखा होगा, तो जो भी, लेकिन हम ये भी बता दें रेगुलेशन 126 स्पेशली फॉर अंडरग्राउंड मशीनरीज है, लेकिन वो प्रोविजन ओपन कास्ट में भी लागू
होता है, लेकिन वो रेगुलेशन है वो 126 सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड मशीनरीज के लिए, ठीक है, चाहे अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर हो, लांगवाल हो, अंडरग्राउंड के लिए। लेकिन वो जो कैनोपीज या केब का प्रोविजंस है वो कोई भी मशीनरीज में इस्तेमाल होता है, चाहे वो अंडरग्राउंड का हो चाहे ओपन कास्ट का हो। ठीक, आगे बढ़ते। तो उस 126 में क्या लिखा कि कोई भी टाइप का मशीन, बैटरी चलने वाला हो, बैटरी चलने वाला हो, बिजली से चलने वाला हो, कोई भी मशीन हो जो कि अंडरग्राउंड में इस्तेमाल हो रहा है, वहां नामों लिख दिया है SDL, LSD, फलाना ढिकनवा, ये सारा जो मशीन है 126 में लिखा है, उसमें कैनोपी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि रूप से या साइड से कोई पत्थर चट्टान गिर जाए, पाला फ्राक हो, तो उससे वो एडिक्वेटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ऐसा लिखा है। और वो जो आपका ऑपरेटर का सीट है या ऑपरेटर केबिन है शुड बी एर्गोनॉमिकली डिजाइन, इतना लिखा है। तो इसका मतलब जब रेगुलेशन 126 बोलता है तो आपका इसका तो पार्ट 1 है, मतलब इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स क्या हुआ? कैनोपी, या जिसको शॉर्ट में कैप भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होता है बेटा? एबीए, ऑडियो विजुअल अलार्म, जब ये रिवर्स होगा तो चू 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 बजेगा भी और लाइट भी जलेगा। तो ऑडियो मतलब आवाज, विजुअल मतलब दिखने वाला, अलार्म है ऑडियो विजुअल अलार्म, ठीक। चू 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 कर रहा, लाइट भी जल रहा है, तो ऑडियो भी हुआ, आवाज भी हुआ और दिख भी रहा है, वो एबीए हुआ। फायर एक्सटिंग्विशर, ये लिख दो, एपी मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे रहते हैं, ठीक है। कौन से टाइप का रहेगा? जो ऑयल फायर के लिए भी सुटेबल रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए भी सुटेबल रहेगा, और जो सॉलिड के लिए भी सुटेबल रहेगा, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको एलएसडी के साथ प्रोवाइड करना होगा। फिर इसके अलावा आजकल जो ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड मशीन, उसमें AFDSS लगाना, AFDSS ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। ये हम डंपर में बताए थे आपको, AFDSS, ये सब मशीनरीज में लगाना है आप, चाहे अंडरग्राउंड का हो चाहे ओपन कास्ट का हो। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ये सेंसर बेस्ड एक सिस्टम होता है। कुछ वल्नरेबल पॉइंट जहां पे गर्म हो सकता है, वो हीट हो सकता है, वहां सेंसर लगा दिए, वो सेंसर क्या करेगा? सेंस करेगा, और आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर है उस सिलेंडर को सिग्नल भेजेगा और उसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर देगा, और उसका जो भी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो उस फायर लगने वाले जगह पर फायर लगने के पहले ही क्या कर देगा? उसको सप्रेस कर देगा। तो क्या बोला? ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, डिटेक्ट भी किया, ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी किया, और ऑटोमेटिकली क्या किया? उसको सप्रेस कर दिया, बुझा दिया, दबा दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। कैनोपी हुआ, ऑडियो विजुअल अलार्म हुआ, फायर एक्सटिंग्विशर हुआ, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम हुआ। ये सब आपने देखा है, कभी ट्रेनिंग किया होगा तो, कोई नया का चीज थोड़ी बता रहा हूं, लेकिन भूल जाते हैं, ठीक। उसके बाद एक स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, देखिएगा एक कटवा दिया रहता है, हाँ, मीटर दिया रहता है, उसको देख के हम बताते ये बाबू पेट्रोल कम हो गया जी, चलो डाल लो, काहे? वो 0 के तरफ आ रहा, रेड में आ रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑयल लेवल स्विच या फ्लोट स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल लेवल स्विच और फ्लोट स्विच, ये कोई इसको फ्लोट स्विच भी बोलता है। टेम्परेचर स्विच होता है, टेम्परेचर स्विच, या इसको लिमिट स्विच बोलते हैं। एक हद से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, स्पेसिफाइड जो उस मशीन के लिए टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाएगा तो मशीन अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वैसे ही जो ऑयल लेवल स्विच है, फ्लोट स्विच है, यदि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो एक लिमिट से कम हो जाएगा तो अपने आप क्या करेगा? शट डाउन कर देगा मशीन को, ठीक है। ऑयल लेवल स्विच या फ्लोट स्विच, टेम्परेचर स्विच या लिमिट स्विच, ठीक। इसका फुट स्विच क्या होता है?
फुट स्विच, इसको कोई कोई भाई बंधु बोलता है ऑपरेटर इन पोजीशन स्विच। ये फुट स्विच को और क्या बोलता है? ऑपरेटर इन पोजीशन स्विच। क्या चीज होता है बेटा? ये कुछ नहीं होता बेटा, पैर से दाब के रखते हैं। यदि मुझे चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, हार्ट अटैक आ गया, या मैं सो गया, क्या होगा? मेरा पैर हट जाएगा। हट गया तो मशीन तो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके टकरा नहीं जाता। तो जैसे ही वो पैर से हटा, फुट स्विच से पैर हटा, तो क्या होगा? मशीन अपने आप बंद हो जाएगा। तो कहीं कोई चीज से जाके टकराएगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी को दबा नहीं देगा। कि ऑपरेटर जिंदा है, अरे सो गया मतलब जिंदा कहाँ हो गया, ठीक है। ये हार्ट अटैक आ गया, मुझे चक्कर आ गया, कुछ हो गया, तो हट जाएगा। जैसे हटेगा मशीन बंद हो गया, सेफ्टी मिल जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं फुट स्विच या ऑपरेटर इन पोजीशन स्विच। और क्या होता है बेटा? आइल वाला हो गया, टेम्परेचर वाला हो गया, कैनोपी हो गया, एबीए हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, एफडीएसएस हो गया। ये मोटा मोटी आपके क्या है? ये मशीनरीज के फिटिंग्स या सेफ्टी डिवाइसेस है। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा है कि बिना लाइट के अंडरग्राउंड में मशीन चलेगा? बिना लाइट के चलेगा तो लाइट चाहिए कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेडलाइट। क्या बोलते हैं? हेडलाइट। तो हेडलाइट सामने वाला चाहिए कि पीछे वाला चाहिए? पीछे वाला चाहिए। तो एडेकेट फ्रंट एंड रियर लाइट, मतलब सिर्फ मैं यहाँ फ्रंट एंड रियर लाइट लिख दे रहा हूं। फ्रंट मतलब सामने वाला, और रियर का मतलब होता है पीछे वाला। फ्रंट एंड रियर लाइट, एडेकेट फ्रंट एंड रियर लाइट, हेडलाइट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक होता है डंप लीवर वॉल्व विथ की। डंप लीवर वॉल्व विथ की, ठीक है। दीज आर द सेफ्टी डिवाइसेस इनकॉर्पोरेटेड इन एलएचडी, और एसडीएल में भी यही रहेंगे। जब हम एसडीएल का चर्चा करेंगे तो ये वाला पोर्शन को हम छोड़ देंगे, यही सेम चीज रहता है, ठीक है। और जो आजकल रूलिंग अनरूलिंग सिस्टम आ गया, तो यदि वो है तो वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जामिनेशंस। अब क्या देखेंगे हम? एग्जामिनेशंस। कब इसका एग्जामिनेशन करते हैं? एलएचडी का हो चाहे एसडीएल का हो, एग्जामिनेशन करते हैं वंस इन एवरी वर्किंग शिफ्ट। हर शिफ्ट में आपको शिफ्ट स्टार्ट के पहले एग्जामिनेशन करना है बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, और वंस इन एवरी 7 days बाय इंजीनियर, एंड रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी मेंटेन्ड इन अ बाउंड टेक्स्ट बुक केप्ट फॉर द पर्पज। क्या बोला? एग्जामिनेशन कितने तरीके से हर शिफ्ट में करेंगे, इन ईच वर्किंग शिफ्ट by a competent person and once in every 7 days by engineer, and record of examination shall be recorded in bound text book. Okay. ऑपरेशन इसको चलाएगा कौन? ड्राइविंग कौन करेगा? ऑपरेशन कौन करेगा? ओनली ऑथराइज्ड ऑपरेशन। और ऑथराइजेशन का पावर रेगुलेशन के अनुसार ऑथराइजेशन का पावर किसको है? सिर्फ और सिर्फ माइंस में, चाहे ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो, माइंस मतलब माइंस में ऑथराइजेशन देने का पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को होता है। वो होता है फर्स्ट पर्सन ऑफ द माइंड, एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ द माइंड इज द मैनेजर और कॉलरी मैनेजर, हु इज अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27 ऑफ द CMR 2017 एंड सेक्शन 17 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट माइंस एक्ट के सेक्शन 17 और रेगुलेशन 27 के तहत होता है, उस व्यक्ति, उस प्राधिकारी को मैनेजर बोलते हैं। उस मैनेजर को ही किसी भी व्यक्ति को ऑथराइजेशन देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो चाहे, और वो ऑथराइजेशन सिर्फ वर्कर कॉम्पिटेंट पर्सन का ही नहीं, ऑफिशियल्स को भी ऑथराइज करता है, ठीक है। और ऑफिशियल में तो बड़का साहब लोग भी ना आता है जी। तो एग्जामिनेशन तो हो गया। ये ऑपरेशन कौन करेगा? ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सन मतलब ऑथराइज्ड ऑपरेटर। अब ये ऑथराइजेशन कौन देगा? ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द मैनेजर इन राइटिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज्ड ऑपरेटर है वही एलएचडी हो, चाहे एसडीएल हो, चाहे कोई मशीनरी हो, अंडरग्राउंड का हो, ओपन कास्ट का हो। ऑपरेशन वाले में बात याद रखिएगा, जिसको मैनेजर
ने जिस व्यक्ति को मैनेजर ने ऑथराइज किया है उस पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए वही ऑपरेट करेगा। इस मशीनरी में कोई भी आदमी नहीं बैठेगा, चाहे अंडरग्राउंड का हो चाहे ओपन कास्ट का हो। ठीक है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन कितना रखेंगे? वेंटिलेशन में 3 बात याद रखिएगा। कितना बात? 3 बात। अब जनरली छोड़ के कहा जाते हो वो बता रहा हूं, वही एग्जाम में आता है, फेल के होते हो बता रहा हूं। वेंटिलेशन में ये वेंटिलेशन कहां गया? वेंटिलेशन ये वेंटिलेशन वाला, इसमें 3 बात याद रखना बेटा। कितना बात याद रखना वेंटिलेशन में? 3। पहले बोलता क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एयर कितना चाहिए? नॉट लेस देन 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर, अप टू कहां पे? 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस, फेस से 4.5 मीटर पीछे तक कम से कम एयर क्वांटिटी कितना चाहिए? 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट। दूसरा बात, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर कितना रहेगा? वेलोसिटी ऑफ एयर एज पर रेगुलेशन 160, एज पर रेगुलेशन 160। जो रेगुलेशन 160 में डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसीनेस के लिए जो डिफरेंट पॉइंट्स बताए हैं उसमें जो वेलोसिटी दिया हुआ वो आपको मेंटेन करना है। और तीसरा, परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, या जिसको हम गैस बोलते हैं सिर्फ, ठीक है, इनफ्लेमेबल गैस, ज्वलनशील गैस, ये नॉट मोर देन 0.5% इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर स्पेस, ये क्लियर स्पेस का हम रोडवे कन्वेयर जब बताए थे रेगुलेशन 97, और अभी जो 100% इंपॉर्टेंट पर एसीसीएल के किसी पार्ट में, पार्ट वार्ट का हमको नाम याद नहीं रहता, वहां पे बताए थे। तो एक जॉय करके मराठी बच्चा है नागपुर से, लुकास गोडसेल करके यूट्यूब में लिखता है, वो बोला कि सर ये क्लियर स्पेस वाला कहाँ बता दी, हम तो बहुत सारा बुक पढ़े, हमको पर्सनल व्हाट्सएप भी किया, जब हम जवाब नहीं दिए तो यूट्यूब में लिखा है। तो मैं सोचा इसको फोन किया जाए, तो फोन किया, बोले कहाँ पढ़ लिए जी? है, बोला हम तो ऐसे मजाक करने के लिए बता दिए थे, काहे तुम पढ़ लिया है, तुम इतना पढ़ा तुमको नहीं मिला तो हम मजाक ही करने के लिए बताए थे। ठीक है, एक क्लियर स्पेस वाला हम 2-3 जगह बताए। कहां पे? एक कॉलेज रोडवे में बताए, एक आपको रोडवे कन्वेयर 97 में बताया, और यहां पर भी बताएंगे। तीनों का एक है डाटा है। ठीक है, वहां जो बताए थे 97 में कि कन्वेयर और रोड के एक साइड का बीच का जो ट्रेवलिंग पैसेज है स्पेस है वो नॉट लेस देन 1 मीटर रहेगा। हम वहां पे रेगुलेशन 92 हॉलेज रोड वाला कोई चीज को बता रहे थे, अभी रिसेंटली 100% इंपॉर्टेंट सीरीज पर एसीसीएल में, उसमें बताए थे कि जहां पर टब को कपल्ड और अनकपल्ड के मतलब जहां टब खोला या जोड़ा जाता है वहां पर क्लियर स्पेस जो है टब और रोड के एक साइड के बीच का जो क्लियर स्पेस है नॉट लेस देन 1 मीटर रहेगा। ठीक है, वहां पर एडेप्टेड लाइटिंग व्यवस्था चाहिए, ऐसा जनरल लाइटिंग वाला रेगुलेशन बोलता है। ठीक है, वो आगे की बात। ऐसे ही आप एलएसडी चला रहे, चाहे एसडीएल भी क्यों ना चला रहे हो, एलएसडी चला रहे हो चाहे एसडीएल क्यों ना चला रहे हो, तो एसडीएल या एलएचडी और आपका जो रोड का एक साइड है उसके बीच का क्लियर स्पेस नॉट लेस देन 1 मीटर होना चाहिए, जहां से व्यक्तियों को गुजरना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ये पॉइंट को हम आखिरी में कह लिए, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। जितना भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग होगा वो सब एफएलपी इंक्लोजर में रहेगा। ठीक है, और रेगुलेशन 108 क्या बोलता है उसको भी आप फुलफिल करना है आपको। रेगुलेशन 108 सीएमआर का नहीं बेटा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 की बात कर रहा हूं, जो बिजली का वही ना रेगुलेशन है, सीईए 2010। सीईए 2010 का मेरा प्लेलिस्ट देखिएगा, वहां पर हम रिमोट कंट्रोल विथ पायलट कोर प्रोटेक्शन सिस्टम को बाय फिगर बड़ा बढ़िया से बताए हैं। उतना हम यहां नहीं बताएंगे, लेकिन 2 लाइन इसके बारे में यहां पर भी हम चर्चा कर ही लेंगे। पहली बात तो क्या बोला कि जितने भी एलएसडी हो चाहे एसडीएल हो चाहे अंडरग्राउंड का कोई भी मशीनरी हो, ये इलेक्ट्रिकल वाले मोटा मोटी सब वही बात रहता है, क्या रहेगा? एफएलपी इंक्लोजर में इंक्लोज रहेगा। जितने भी अंडरग्राउंड के मशीनरीज है, अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं, ओपन कास्ट का नहीं बोल रहा हूं बेटा, एज पर रेगुलेशन 108 ऑल ट्रांसपोर्ट
portable and transportable machineries used in underground mines shall be operated on remote control with pilot core protection. This is stipulated in Regulation 108 of CEA 2010. क्या बोलता हो कि रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा विथ पायलट कोर प्रोटेक्शन। अब वो टीवी वाला रिमोट नहीं है बेटा, ठीक है, पढ़िएगा जब ना बुझाएगा, नहीं तो टीवी वाला रिमोट सोचेगा, ठीक है। क्या होता है ये सिस्टम, क्या होता है, और पुराना बुक आप पढ़िएगा तो पायलट कोर प्रोटेक्शन बोलेगा ऑपरेट होता है 25 वोल्ट में, ठीक है, होता रहा होगा पुराने जमाने में। अब अभी का जो समय है नाउ डेज पायलट कोर प्रोटेक्शन ऑपरेट्स एट 12 वोल्ट। कितना है? 12 वोल्ट, क्योंकि हम 12 वोल्ट बोलेंगे। पुराना बुक से पढ़िएगा, लिखेगा सर 25 वोल्ट में पढ़े थे, तो पढ़े तो क्या करें। अब बाबा आदम के जमाने की बुक से पढ़ लीजिएगा, मेरा गलती है ठीक है। पायलट कोर प्रोटेक्शन क्या होता है वो पहले देख लीजिए, ठीक है। और जो भी एलएसडी एसडीएल होगा, ये कोई भी अंडरग्राउंड मशीनरीज होगा, वो पायलट कोर प्रोटेक्शन से ही ऑपरेट होगा, रिमोट कंट्रोल विथ पायलट कोर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये आपका हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दे रहे हैं आपको, और वहां पर देखिएगा वो पायलट कोर प्रोटेक्शन का डायग्राम बना करके हम आपको बताए हैं सीए 2010 के वीडियो में, जाकर के देखिएगा। ये मान लो आपका अंडरग्राउंड सब स्टेशन है। क्या ये? अंडरग्राउंड सब स्टेशन। इससे आर्मर्ड केबल निकला। क्या निकला? आर्मर्ड केबल, ठीक है। ये आया आपके गेट एंड बॉक्स में। किसमें है? जीईबी। जीईबी मतलब गेट एंड बॉक्स, जिसको हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, फील्ड स्विच बोलते हैं, एक के बात है, ठीक है। गेट एंड बॉक्स में है। गेट एंड बॉक्स से अब जाएगा ये ट्रेलिंग केबल है। ये क्या है? ये वाला केबल अलग होता है, ये वाला केबल अलग होता है, ट्रेलिंग केबल। ट्रेलिंग केबल, ट्रेलिंग केबल से गए यहाँ पे कोई भी मशीनरी होगा अंडरग्राउंड का। मान लो हम एलएसडी की बात करें तो अभी एलएसडी ले लिया, और यहां पर ये जो ट्रेलिंग केबल है वो यहाँ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड कनेक्टर रहेगा। यहां पर भी कनेक्टर रहेगा। कनेक्टर कुछ नहीं होता यार, आप प्लग लगाते हैं घर के बिजली बोर्ड में, तो कोई चीज को वहां फंसाइए कि नहीं, कि ऐसे ही दो तार जोड़ देंगे, तो ये कनेक्टर होता है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड कनेक्टर होता है। ये ट्रेलिंग केबल एलएसडी से कनेक्टर के थ्रू जुड़ा रहेगा। ये ट्रेलिंग केबल गेट एंड बॉक्स से भी कनेक्टर के थ्रू जुड़ा रहेगा। ये ट्रेलिंग केबल है। ये ट्रेलिंग केबल 5 कोर केबल होता है। कितना कोर केबल होता है? 5 कोर। 3 पावर कोर होता है। 3 क्या होता है? 3 पावर कोर होता है, एक अर्थ कोर होता है, और एक पायलट कोर होता है। क्या होता है? पायलट कोर। ये 5 कोर केबल है आपका ट्रेलिंग केबल। तो ये जो 5 कोर है, इसमें आप चर्चा किए कि एक पायलट कोर होता है। ये पायलट कोर का क्या काम है? यही ना बोल रहा हूं कि रेगुलेशन 108 stipulates that all portable and transportable machinery shall be operated on remote control with pilot core protection। रिमोट कंट्रोल मतलब ये गेट एंड बॉक्स जो है ना आपका फेस से दूर है, ठीक है, ये रिमोटली ऑपरेट ना हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा? विथ पायलट कोर प्रोटेक्शन। क्या होता है? ये 5 कोर वाला केबल है आपका। ये एलएचडी में जो मशीन है, एलएचडी मशीन है या आपका कंटिन्यूस माइनर होगा, एसडीएल होगा, कोई भी अंडरग्राउंड का मशीनरीज होगा, ठीक है। जैसे ही आप पायलट स्विच को ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, क्या करेगा? ऑपरेटर पायलट स्विच को ऑपरेट किया मतलब ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो क्या करेगा? इस गेट एंड बॉक्स में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी होता है। उस ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट पावर ले लेगा। कौन? पायलट स्विच को ऑपरेट करने से पायलट सर्किट जो है 12 वोल्ट पावर ले लिया। ये जो एक पायलट कोर है ना, 12 वोल्ट पावर ले लिया, ठीक है, ले लिया। और क्या करेगा? वो एक सोलोनाइड होता है, उस सोलोनाइड को इनर्जाइज कर देगा, उसको ताकत दे देगा। ताकत दे देगा तो वो क्या करेगा? प्लंजर को कांटेक्ट लगा देगा, ठीक है। पहले प्लंजर ऐसा लगता है ऑफ पोजीशन में, अब प्लंजर क्या हो जाएगा? ऐसा मिल जाएगा, जुड़ गया। जब जुड़ जाएगा तब इस गेट एंड बॉक्स से अब पावर जाएगा एलएसडी में, और आपका एलएसडी
स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपको एलएसडी को बंद करना है या कोई भी अंडरग्राउंड मसल में, एलएसडी के लिए बता दिए, कोई भी अंडरग्राउंड मसल इसको बंद करना है, पायलट स्विच को बंद कर दीजिए। बंद कर दी तो सोलोनाइट क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा। और जब डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो ऐसा जो कॉन्टैक्ट प्लंजर का बना था वो क्या हो जाएगा, ऐसा खुल जाएगा और पावर गेट एंड बॉक्स से ट्रेलिंग केबल में नहीं आएगा। केबल ट्रेलिंग केबल में नहीं आएगा तो मशीन को नहीं मिलेगा, तो मशीन बंद हो जाएगा। कोई बड़का बात है का जी, उसको जाके वहां देखिएगा, वहां पे वो पूरा सर्किट बना के बताया हूं। सीए 2010 का प्लेलिस्ट है, तीसरा चौथा पांचवा कोई वीडियो होगा, ज्यादा वीडियो भी नहीं है उसमें। तो हम एक एक करके माइनिंग मशीनरीज का लेंगे, आप लोग को अवश्य फायदा करेगा, देखिएगा। और बीसीसीएल के लिए जो बच्चे बैठ रहे हैं वो बच्चे महाधमाका मेरा 10 गो है उसको देख लीजिए, सुपर धमाका 5 है उसको देख लीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर 14 है उसको देख लीजिए, स्पेशल एमसीक्यू 20 है उनको देख लीजिए, और 100% इंपॉर्टेंट पर एसीसीएल 28 पार्ट है उसको देख लीजिए। बाकी भी चैनल से चीजें देखिए, सीएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को देखिए। इतना भी यदि जितना मैं भी बोला यदि इतना भी कोई बच्चा देखता है तो 80 में से 70 नंबर अवश्य उसको मिलेगा। माइनिंग मशीनरी हम लेकर के चल ही रहे हैं, फर्स्ट एड इन माइन सब बताया हुआ है, ठीक है। रेस्क्यू एपेटस भी बताया, और रेस्क्यू एपेटस का प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखिए ना क्या क्या चीज है, तो उसमें क्या क्या चीज है वो जाकर के देखिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।